हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2025 के अंदर जैब एग्जाम को देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जैब एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको इस एग्जाम से संबंधित अपडेट्स और फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट examprep.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर या कंप्लीट कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कब आउट होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसके अंदर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो टोटल कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, बेस्ट बुक सोर्स क्या रहेगा। उसके बाद आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्कोर कार्ड कब आउट होता है, स्कोर कार्ड आउट होने के बाद आपको जो एक्चुअल जो जैब के लिए जो जैब सर्टिफिकेट है वो कब और कैसे मिलता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी का नाम क्या है। जैब, कैब और इवन डीबीएफ एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस संस्था को 1928 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डेवलप करने के लिए। और ये लगभग 50 प्लस जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो बैंकर्स को करवाता है। उसमें से जो 3 कोर्स हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनको हम फ्लैगशिप कोर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला रहता है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और सेकंड जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ठीक है, सेकंड ये रहेगा जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे सारी चीजें। और थर्ड जो फ्लैगशिप कोर्स रहता है वो रहता है कैब। अगर आपको डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी ही दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, और कैब के बारे में जानकारी चाहिए तो ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां से आप इनके बारे में कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। आज हम केवल डिस्कस करेंगे जैब एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैब है क्या। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैब स्टैंड फॉर जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी सैलरी के अंदर एक एडिशनल इंक्रीमेंट लग जाता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही कैब एग्जाम देने के लिए आपके पास रास्ता खुल जाता है। इसके बाद आप कैब एग्जाम दे सकते हैं। डायरेक्टली आप कैब का एग्जाम नहीं दे सकते, सबसे पहले आपको जैब क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद आप कैब का एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ ही आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो जाती है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है जैब क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो जाती है। साथ ही ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रमोशन में भी एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है, तो प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले इस एग्जाम को केवल और केवल एक बैंकर या किसी एनबीएफसी में जॉब करने वाला जो एम्प्लॉय है वही इस एग्जाम को दे सकता है। तो बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी बैंक, लोकल एरिया बैंक और आपके जो पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या कोई भी एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस है या और कोई एनबीएफसी, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स के अंदर जॉब करने वाला कोई भी एम्प्लॉय ये एग्जाम दे सकता है अगर वो संस्था आईआईबीएफ की मेंबर है। घबराने की बात नहीं है, आज के टाइम में मोस्टली बैंक्स और एनबीएफसी आईआईबीएफ की मेंबर होती ही है। तो अगर आप इनमें से किसी के अंदर जॉब करते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक नॉन बैंकर इस एग्जाम को नहीं दे सकता, एक बैंकिंग एस्पिरेंट इस एग्जाम को नहीं दे सकता। अगर उसको देना है तो वो दे सकता है डीबीएफ। बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न की। तो जब आप डीबीएफ के लिए अप्लाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम रहता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड सब्जेक्ट का नाम रहता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। थर्ड सब्जेक्ट का नाम रहता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स।
और फोर्थ सब्जेक्ट का नाम रहता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, इनकी प्रिपरेशन करनी होती है और इन्हीं का आपको एग्जाम देना होता है। जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक वीक में एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो 4 सब्जेक्ट हैं तो आपके 4 वीक लगेंगे। पहले वीक में पहले सब्जेक्ट, दूसरे वीक में दूसरा सब्जेक्ट, और वीकेंड्स के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। मोस्टली ये सैटरडे और संडे को कंडक्ट कराए जाते हैं। और एक सब्जेक्ट की जो टोटल वेटेज होगी वो 100 मार्क्स की होगी, जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देने के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो जो टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम की वो 2 आवर रहने वाली है पर सब्जेक्ट। हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। तो टोटल जो 100 के 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। और यहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 रहेंगे, लेकिन उनका जो डिवीजन है वो इस प्रकार रहेगा। 100 क्वेश्चंस का जो 100 क्वेश्चंस हैं उनका डिवीजन इस प्रकार रहेगा। 50 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो हाफ मार्क्स के लिए रहेंगे, 0.5 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो यहां पर 25 मार्क्स आपके इस प्रकार क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद 25 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क्स के लिए रहेंगे, तो 25 मार्क्स आपके यहां से क्रिएट हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के लिए रहेंगे, वो थोड़े से लेंथी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो 50 मार्क्स आपके यहां से हो जाते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए आपके और 100 ही क्वेश्चंस हो गए आपके। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सारी जानकारी यहां पर दी गई है जो मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट टोटल होना चाहिए, जो आपने स्कोर किया हो, वो मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आपने 50% स्कोर किया है तो आप क्वालिफाई समझे जाएंगे, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम आपको जो सबका मिलाकर एग्रीगेट जो आपको लाना है वो 50% लाना है, लेकिन किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर जो मिनिमम स्कोर हो सकता है वो 45 हो सकता है, वो 45 हो सकता है। 45 से अगर नीचे आपने स्कोर किया है तो आप फेल समझे जाओगे, आप क्वालिफाइड नहीं समझे जाओगे। अगर आपने चारों ही सब्जेक्ट के अंदर 45 कर लिया है और एग्रीगेट आपका 50% नहीं बन रहा है तो भी आप डिस्क्वालीफाई समझे जाओगे, आपको एग्जाम दोबारा से देना होगा, ठीक है। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि एग्रीगेट आपका चारों सब्जेक्ट का मिलाकर आपका 50% बनना चाहिए एटलीस्ट। और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने 45 मार्क्स गेन किए हैं, मिनिमम 45 तो लेकर ही आने हैं, लेकिन अगर यहां पर 45 लेकर आए हो तो किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपको 55 लेकर आने पड़ेंगे। ये 5 मार्क्स की जो कंपनसेशन है आपको कहीं दूसरी जगह से करना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो रहेगा। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सभी सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, सपोज आपने केवल एक ही सब्जेक्ट क्वालिफाई किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम्स दोगे तो आपको बाकी के 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट का ही आपको एग्जाम देना है, चारों सब्जेक्ट को दोबारा से नहीं देना है। यानी कि वो स्कोर आपका वैलिड मान लिया जाएगा, वो एज इट इज रख लिया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो अगर आप लेस देन 60% स्कोर करते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर तो आपको जस्ट क्वालिफाइड फॉर जैब माना जाएगा। लेकिन अगर आप 60% और मोर देन 60% गेन करते हैं मार्क्स तो आपको फर्स्ट क्लास पास माना जाएगा। और अगर आप 70% और मोर देन 70% स्कोर करते हैं अपने एग्जाम के अंदर तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया रहेगा। तो आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। जब आप IIBF की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करोगे इस एग्जाम को देने के लिए, तो जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है उस टाइम पर आपको 4000 पे करने हैं। उसके बाद आप चारों सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे। अगर आप चारों के चारों सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन हो सकता है किसी सिंगल सब्जेक्ट के अंदर रह गए या चारों ही सब्जेक्ट के अंदर आप रह गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करोगे तो सेकंड अटेम्प्ट में आपसे 4000 चार्ज नहीं किए जाएंगे, केवल 1300 चार्ज किए जाएंगे और फिफ्थ अटेम्प्ट में भी आपसे 1300 चार्ज किए जाएंगे।
3 साल के अंदर आपको टोटल 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। इन 5 अटेम्प्ट्स के अंदर आपको ये 4 सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 3 साल के अंदर भी, टोटल 5 अटेम्प्ट्स के अंदर भी, तो आपने कोई सिंगल सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ स्कोर किया है तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वापस से आपको अगले 3 साल के बाद वापस से आपको चांस मिलेगा और वापस से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वापस से आपसे 4000 चार्ज किए जाएंगे और अगले 3 साल में भी आपको फिर से वापस 5 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। तो ये रहेगा आपका फीस का स्ट्रक्चर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है उसके फर्स्ट वीक के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको केवल और केवल 4000 ही पे करना होता है। लेकिन आप सोचते हो कि बाद में अप्लाई कर देंगे, लास्ट डेट अभी बची हुई है, तो सेकेंड वीक में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 4000 तो देना ही है, लेकिन साथ में 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अगर आप और डिले कर देते हो, थर्ड वीक के अंदर अप्लाई करते हो, तो 4000 तो आपको पे करना ही है अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, साथ में 200 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि ये लेट फीस मानी जाएगी आपकी। तो फर्स्ट वीक के अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैब एग्जाम साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है? जैब, डीबीएफ और कैब साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। जो पहला सेमेस्टर रहता है वो रहता है मई और जून मंथ के अंदर, मई और जून मंथ के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो दूसरा रहता है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ के अंदर, सेकंड टाइम अक्टूबर और नवंबर, इवन कई बार दिसंबर तक भी खिंच जाता है, दिसंबर तक क्या किया जाता है, ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कोई ना कोई इशू बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो एग्जाम कंडक्ट कराने से लगभग 1.5-2 महीने पहले जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि मार्च मंथ के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 3 साल में आप मैक्सिमम 5 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट दिया, किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो नेक्स्ट टाइम आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है। और 5 अटेम्प्ट में आप केवल 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई कर पाए और 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अगले 3 साल बाद जब आप अटेम्प्ट दोगे तो वापस से चारों सब्जेक्ट देने हैं, फिर आपका स्कोर वैलिड नहीं रखा जाएगा, रिटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बेस्ट बुक्स के बारे में बात करते हैं कि जैब एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन से रहने वाली हैं। तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आईआईबीएफ ने ही खुद की बुक्स लॉन्च की हुई है। आईआईबीएफ ने मैकमिलियन एजुकेशन पब्लिकेशन के साथ मिलकर खुद की बुक्स लॉन्च की हुई है। इन बुक्स को आप आईआईबीएफ की वेबसाइट से या अमेजन से भी परचेज कर सकते हो। परचेज करते समय ध्यान रखना आप लेटेस्ट एडिशन ही परचेज करें। तो 2 बुक्स आपकी ये होगी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और दूसरी है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और 2 बुक्स ये रही आपकी, काफी मोटी मोटी बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, और दूसरी है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये 4 बुक्स रहेंगी। इन बुक्स को आप रीड कर लें। मैं इनको ये बुक्स मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये जो बुक्स हैं ये इस प्रकार की रहेंगी, लगभग इतनी मोटी बुक्स रहेंगी। ये आप देख सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं आप मार्केट से, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और काफी कॉस्टली है, लगभग 3500 के आसपास चारों बुक मिलेंगी। मैंने अभी आपको 2 बुक्स ही दिखाई है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके अंदर कोई स्पॉन्सरशिप मिलती भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जैब के स्कोर कार्ड की। तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, और एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। जब एग्जाम को फाइनल सबमिट करते हो तो सबमिट करते ही तुरंत जो स्कोर है रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके सब्जेक्ट का कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो ऐसे ही करके हर एक वीक को आप अपना एग्जाम दोगे और 4 वीक में आपके क्या होंगे, एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का आपको स्कोर पता लग जाएगा कि मैंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। लेकिन जो एग्रीगेट स्कोर है चारों सब्जेक्ट का मिलाकर, वो जो स्कोर है वो आपका चारों सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट होने के 45 डेज के बाद ही आउट किया जाता है। वेबसाइट आईआईबीएफ की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हो। 45 डेज के बाद आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की। जब स्कोर कार्ड आउट हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट 3 वीक के बाद
उसके 3 वीक के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको आपका जैब का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर क्या कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आईआईबीएफ की वेबसाइट पर भी जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी जानकारी मेरी तरफ से जैब एग्जाम के बारे में। इसके अलावा कोई और डाउट आपका रह गया है तो नीचे कमेंट कर देना, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहां पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।